गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक लेंगे, कल आपको मैंने बताया था कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन करती है बैंक्स। ठीक है, आज हम बताएंगे CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर, आप जानते हैं CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, इसको लीगल रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR का मतलब है कि वो एक फिक्स डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट का वो एक फिक्स परसेंटेज जो कि बैंक अपने पास रखती हैं। ठीक है, टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज जो कि बैंक अपने पास रखती हैं, जिससे कि डे टू डे की जो एक्टिविटी है, डे टू डे का जो ऑपरेशन है, जो डिपॉजिट पैसा निकालते विथड्रॉल करते हैं लोग, ठीक है, उसको वो फुलफिल या उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज, ठीक है, जो कि आरबीआई सेट करती है, उसको बोलते हैं CRR। ये बैंक, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती हैं। ठीक है, इसके बाद जब आरबीआई एक बार डिसाइड कर देती है कि CRR कितना परसेंट होगा, तो इसके बाद उसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे पास पैसा आया है, उस पैसे के बेस पे हम कितने गुना, हम क्रेडिट उधार दे सकते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कि कितना हम क्रेडिट दे सकते हैं, कितना गुना क्रेडिट दे सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका K = 1/CRR। K = 1/CRR। ठीक है, K = 1/CRR। ठीक है, तो देखिए CRR का मतलब है कैश रिजर्व विच फिक्स परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच आर हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, एज पर द रेगुलेशन, एज पर द रूल्स ऑफ द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये परसेंटेज होता है। इसके बाद आपका जब एक बार CRR डिसाइड कर देती है RBI, तो उसके बाद उस CRR के बेस पर हम ये निकालते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, मतलब कि कितना गुना, कितना टाइम्स, मतलब जो उसके पास पैसा जमा है उसका कितना टाइम्स वो उधार के रूप में प्रोवाइड कर सकती है। तो इसको निकालते हैं K = 1/CRR। के यहाँ पे है क्रेडिट मल्टीप्लायर, के मतलब है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, और CRR आप जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि अगर CRR जो है वो 10% है, तो हम कैसे निकालेंगे कि कितना गुना, कितना ज़्यादा वो पैसा उधार दे सकती है। तो इसको निकालने का तरीका वही है, अगर CRR 10% तो कैसे निकालेंगे, K = 1/10 ये करेंगे, और ये परसेंटेज जब यहाँ पे नीचे लगा था तो ये ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि CRR का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में होगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आप कर लेंगे K = 100/10, 10 से कट जाएगा तो K = 10। तो मतलब है कि अगर CRR 10% है, CRR 10% है, तो उस टाइम पे जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो 10 गुना होगा, 10 टाइम्स होगा। मतलब कि जो आपके पास डिपॉजिट है, जो आपके पास रिजर्व है, जो आपके पास कैश आया है, जो आपके पास कैश रिजर्व है, ठीक है, उसका आप 10 टाइम्स क्रेडिट के रूप में उधार दे सकते हैं, उसका 10 टाइम्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किया है तो इसका 10 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो मतलब है कि अगर आपका 1000 रुपये डिपॉजिट है और आपका CRR 10% है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10,000 रुपये तक का क्रेडिट उधार पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले आपको CRR कैलकुलेट करना है। जब CRR आपको पता चल जाएगा, देन आफ्टर CRR के बेस पे आप क्या करते हैं, आप क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं। और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है कि वो बताता है कि आपके पास जो कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व मतलब क्या, जो आपके पास कैश जमा है, ठीक है, कैश रिजर्व का आप कितना गुना, कितना टाइम आप उधार दे सकते हैं। तो निकालने का फॉर्मूला है 1/CRR। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखना चाहें 1/CRR 10% है, अब यहाँ पे परसेंटेज लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10/100 होता है। तो आप इसको 10/100 करेंगे तो 100 ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 100/10। ठीक है, 10 से 0 कट कर देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि मतलब है कि K = क्या है, 10। तो मतलब क्या है कि आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 है, मतलब कि
आपके पास जितनी भी डिपॉजिट्स होंगी, जितने भी कैश रिजर्व होंगे, कैश रिजर्व का मतलब है डिपॉजिट, ठीक है, जितना भी आपके पास कैश डिपॉजिट होगा उसका आप 10 टाइम्स मतलब 10 गुना आप उधार दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका डिपेंड करता है आपके सीआरआर का, क्रेडिट मल्टीप्लाई इज टोटली डिपेंड ऑन दिस सीआरआर। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर सीआरआर अगर आपका ज्यादा है तो आप क्रेडिट कम दे पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सीआरआर हमारा कितना है, 20% है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है k इज इक्वल टू 1/20%, तो k इज इक्वल टू 100/20 और कर देंगे 5, तो मतलब है क्रेडिट मल्टीप्लाई 5, तो मतलब है कि आप अगर आपका सीआरआर 20% है तो आप क्रेडिट कितना दे सकते हैं, 5 टाइम्स। जो आपके पास पैसा जमा है उसका केवल आप 5 गुना उधार के रूप में दे पाएंगे, बस ये चीज है। तो सेम उसी तरीके से या फिर दूसरे तरीके से आपको मैंने बताया था कि अगर आपका 1000 रुपये जमा है, 1000 मल्टीप्लाई क्या करते हैं सीआरआर से, तो आपका सीआरआर का वही चीज है, कल आपको बताया था सीआरआर अपॉन 100, तो वही 20/100 जाएगा, तो आपका एक सेकंड कैश रिजर्व मल्टीप्लाई सीआरआर अपॉन 100, तो वही है 1000 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये 5, तो ये जाएगा, अच्छा सॉरी एक सेकंड आपको बताया था कि एक सेकंड यहाँ से साफ कर देते हैं। हाँ, कल बताया था आपको कि अगर डिपॉजिट निकालनी है कैश की, ठीक है, डिपॉजिट कितना होगा, क्या बताया था आपको मैंने कि कैश रिजर्व मल्टीप्लाई 1/CRR, ये बताया था फॉर्मूला, ठीक है, कैश रिजर्व मल्टीप्लाई 1/CRR। तो कैश रिजर्व कितना 1000 है, मल्टीप्लाई 1/CRR कितना है 20%, 20/100 जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 100/20, 5000। तो वही चीज़ है कि मतलब कि ये आपका टोटल डिपॉजिट निकालना कि कितना आप उधार दे सकते हैं, ठीक है, ये आपकी क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो मतलब है कि आपके पास जो पैसा आपने बैंक में जो पैसा जमा किया है उस पर पहले आरबीआई सीआरआर डिसाइड करती है, जब सीआरआर हो जाता है तो उसके बाद हम क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो पैसा जमा है उसका कितना टाइम्स वो उधार के रूप में दे सकती हैं। कितना टाइम्स निकालना है तो आप क्रेडिट मल्टीप्लायर से निकालेंगे k = 1/CRR, और अगर आपको ये निकालना है कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना किया जा सकता है उस रिजर्व पे, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, जब क्रेडिट क्रिएशन निकालना है मनी का, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, तो अगर ये निकालना है कि कितनी मनी बनाई जा सकती है उधार के रूप में, तो कैसे निकालेंगे, कैश रिजर्व मल्टीप्लाई 1/CRR, ठीक है, ये आपका है क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कि कितना आप अपने जो पास पैसा जमा है उस पैसे से कितनी आप मनी बना सकते हैं, कितना आप उधार के रूप में मनी को और बना सकते हैं, कितना ज़्यादा मनी को बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बनाया था कल कि 1000 था पहले, उसमें से 900 रुपये बचा था, तो इस 900 रुपये में 810 रुपये अलग से बना लिया था, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपकी ये दो चीज़ें थी, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्रेडिट मल्टीप्लायर जो आपका होता है वो आपका डिसाइड करता है कि ये मैक्सिमम इतना आप उधार दे सकते हैं बैंक में, ठीक है, इससे ज़्यादा उधार आपका प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको बताते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब आपको बताते हैं द सेंट्रल बैंक। इसमें अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप शाम को हमसे डाउट सेक्शन में पूछेंगे जरूर, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक, दी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है, एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंक, जैसे जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट होता है कि एपेक्स बॉडी ऑफ द कोर्ट, तो ऐसे ही आपका क्या होता है, एपेक्स बॉडी, हाईएस्ट बॉडी, एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंक, मतलब बैंक की एपेक्स बॉडी, मतलब बैंक का सर्वे सर्वा, बैंक का दाता, बैंक का भगवान, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बैंक, ठीक है, एपेक्स बैंक ऑफ द बैंक्स, ठीक है। इसके बाद है ये टोटल बैंक सिस्टम को कंट्रोल करती है, बैंक सिस्टम, बैंक का जो सिस्टम है वो टोटली कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, मतलब सेंट्रल बैंक जो होती है वो एक अपेक्स बैंक होती है जो कि सभी बैंक्स के हेड होती है, और वो क्या करती है, पूरे बैंक सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है, पूरे बैंक सिस्टम को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ये एक सोल एजेंसी होती है, मतलब खुद ही एक एजेंसी होती है जो कि इशू करती है नोट्स इशू करती है, नोट इशू करने की सोल एजेंसी, अकेले खुद एक एजेंसी, इसके अलावा दूसरी कोई भी एजेंसी नहीं है जो कि नोट इशू करती हूँ, केवल एक ही
एजेंसी है जो है सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स बॉडी है बैंक की। दूसरा है वो कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। तीसरा है सोल एजेंसी है नोट इशू करने की। सोल मतलब है सिंगल एजेंसी जो कि नोट इशू करती है। एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, साथ ही साथ कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ द मनी, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में कितनी मनी रहेगी उसकी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता, सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए। अगर वो चाहती है ज़्यादा पैसा होना चाहिए तो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करवाएगी, अगर चाहती है कम होगी तो लोगों से पैसा वापस ले लेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसको बोला जाता है, इसे बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बैंक काम भी करता है, मतलब गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी वर्क करता है। साथ ही साथ मैनेज फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच में जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो जो हमारी हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या रेट रहना चाहिए, क्या फ्लक्चुएशन हो चाहिए, उसको भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसी बैंक जो कि एक एपेक्स बैंक है, मतलब जो कि सबकी केंद्र बिंदु बैंक है। ठीक है, और सबसे हेड बैंक है, उसको बोलता है सेंट्रल बैंक, जिसका काम होता है वो बैंक सिस्टम को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ अकेले खुद के पास पावर है नोट इश्यू करने की। इसके साथ साथ कंट्रोल करता है कि मनी कितनी सप्लाई होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में भी जानते हैं इसको, और फॉरेन एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए इस सेंट्रल बैंक को हमारे इंडिया में बोला जाता है आरबीआई। क्या बोलते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस समय शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके गवर्नर हैं वो शायद हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, जो आरबीआई है। इसके बाद आप इसकी डिटेल का है। ठीक है, तो आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ के नाम से आरबीआई को जाना जाता है, जो कि 1935 में बनी थी। ठीक है, आरबीआई जो है वो 1935 में आपकी लॉन्च हुई थी। इसके बाद आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी को हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो अब आपको डिटेल में बताएंगे प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक के हमारे फंक्शन क्या क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता ही दिया है, पर फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है आपका बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। मतलब क्या है कि जो पहला फंक्शन है बैंक का, सेंट्रल बैंक का, वो क्या है, नोट को इशू करना। मतलब कि इंडिया में जितने भी लोग नोट हैं वो सभी कौन इशू करता है, आपका सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का पहला फंक्शन है नोट को इशू करना। ठीक है, और नोट सभी क्या होते हैं, लीगल टेंडर होते हैं, मतलब कि वो सभी लीगली एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब कोई भी उनको डिनाई नहीं कर सकता कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द राइट मोनोपोली राइट्स ऑफ इशूइंग नोट्स। मतलब क्या है, आरबीआई के पास एक मोनोपोली राइट्स है, मतलब कि कंट्री में केवल एक ही एजेंसी ऐसी जिसके पास राइट है नोट को इशू करने की। ठीक है, अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसको बोलते हैं द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। साथ ही साथ क्या होती है, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, नोट इशू करती है, जो कि उसके पास केवल अकेला पावर होता है, और ये जितने भी नोट इशू करती है वो सभी क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। मतलब इनको अनलिमिटेड अमाउंट तक उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट जो कॉइन होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, कॉइन को एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट नोट को अनलिमिटेड अमाउंट तक इशू किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट आप चाहे 10,000 के दो चाहे 50,000 के दो तो एक्सेप्ट होंगे, बट कॉइन क्या है, कॉइन के बाद एक लिमिट तक एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। साथ ही साथ क्या है, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। क्या करता है, एज अ बैंकर भी वर्क करता है, एजेंट भी वर्क करता है, और फाइनेंशियल एडवाइजर भी वर्क करता है। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो आपका आरबीआई में ओपन होता है, तो मतलब एज अ बैंकर का वर्क भी करता है। एज अ एजेंट मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक को जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ट्रांजेक्शन कर लेती है।
ठीक है। जैसे मान लो कोई पेमेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ना कर रही है तो आरबीआई उसकी बिहाफ पे कर देती है एज ए एजेंट के रूप में। तो मतलब क्या है कि एज ए बैंकर भी वर्क करती है, एज ए एजेंट भी करती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर। मतलब जब आपकी फाइनेंशियल मीटिंग होती है, आपका वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, जब वो मीटिंग करते हैं तो उस समय पे आरबीआई के चीफ और गवर्नर को भी बुलाया जाता है, जिससे कि वो अपनी एडवाइस दे सकें। तो मतलब है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब है कि आरबीआई जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में वर्क करती है। कैसे कि आरबीआई में गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट ओपन होता है, इसलिए वो बैंकर का काम करती है। आरबीआई मतलब क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ट्रांजैक्शन कर सकती है, तो एज एजेंट वर्क करता है, और फिर फाइनेंशियल एडवाइजरी भी जारी करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मतलब है कि एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का अकाउंट को मैनेज करती है आरबीआई। दूसरा है एज ए एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज को परचेज और बेच सकती है, सोल्ड और परचेज कर सकती है। फिर एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, साथ ही साथ ये पॉलिसी बनाती है आरबीआई और गवर्नमेंट को सौंपती है कि इसके बेस पे वो कैसे मार्केट को चलाना है। तो ठीक है, तो मतलब पहला फंक्शन था कि वो नोट इशू करने की सिंगल अथॉरिटीज है, ठीक है, और यह अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, पर कॉइन लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे 3 वर्क हैं। एक बैंकर मतलब है कि जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उसको मैनेज करती है आरबीआई। दूसरा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सेल और परचेज कर सकती है सिक्योरिटीज को। फिर है फाइनेंशियल एडवाइजरी, मतलब मनी मार्केट को कैसे रखना है उसके लिए एडवाइजरी जारी करती है आरबीआई, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर बताती है कि ऐसे इसको रखना है, ठीक है। तीसरा आपका वर्क है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल्स। थर्ड है बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल्स। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल का मतलब है कि जो हमारी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके बैंकर्स के रूप में भी वर्क करता है, मतलब कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपने अकाउंट आरबीआई में ओपन करती हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक के बिहाफ पे एज अ बैंकर का वर्क भी करती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आरबीआई जो आपकी है, सेंट्रल बैंक है जो आपकी, वो कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, इसके बाद उनके अकाउंट को मेंटेन करती है। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। मतलब क्या है, देखिए बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकर्स बैंक का मतलब है कि बैंक का बैंकर, ठीक है। तो मतलब बैंक यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक का भी वो बैंकर है, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उनके बदले में उनको लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा है द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक, इट इज चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक। साथ ही साथ क्या, ये क्लियरिंग हाउस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि बैंकर्स ऑफ द बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है, क्लियरिंग हाउस का भी वर्क करती है। क्लियरिंग हाउस का जैसे मान लो कि कोई सिक्योरिटीज है, चेक है बैंक के पास, अब बैंक कहाँ से उनको बनाए, कैसे कहाँ से उनको पेमेंट रिसीव करे, क्लियर कहाँ से कराए, तो क्या कर सकती हैं कि सभी बैंक अपनी चेक को कहाँ से क्लियर करा सकती हैं, सेंट्रल बैंक से। इसलिए सेंट्रल बैंक एज अ क्लियरिंग हाउस का भी वर्क करती है। तीसरा इट इज सुपरवाइजरी रोल, साथ ही साथ क्या है, सुपरवाइजरी रोल भी वर्क करती है, मतलब कि आरबीआई क्या करती है, सुपरविजन करती है, मतलब वो डिसाइड करती है कि कॉमर्शियल बैंक को कैसे वर्क करना है, कितना सीआरआर करना है, कितना एसएलआर करना है, ये सब बताती है। साथ ही साथ वो अपने टाइम पे अपनी पॉलिसी बनाती रहती है कि कैसे बैंकों को वर्क करना है, कैसा रिवर्स रेट, कितना रेट रहेगा, ब्याज पे इंटरेस्ट कितना लेना है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना देना है। तो मतलब है कि वो बैंकर्स के बैंक, मतलब बैंक के बैंकर्स के रूप में काम करती है, साथ ही साथ सुपरवाइजरी रोल के रूप में भी वर्क करती है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि ये कॉमर्शियल बैंक के लिए केवल लास्ट ऑप्शन होता है जो कि लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। लेंडर मतलब क्या, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या, अंतिम चारा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनके लिए अंतिम ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होती है आरबीआई, ठीक है।
लास्ट ऑप्शन होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जब कमर्शियल बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता है, कहीं से भी उधार नहीं मिल पा रहा होता है, तो फिर क्या करती हैं, अपना एप्लीकेशन लेटर लिखती हैं और जो सिक्योरिटीज बिहाफ में रखनी होती हैं वो सिक्योरिटी देती हैं और आरबीआई फिर उनको लोन के रूप में प्रोवाइड करता है पैसा। ठीक है, ये इसलिए ऑफर किया जाता है लोन। जब आरबीआई लोन देती है वो लोन इसलिए प्रोवाइड करती है, सिचुएशन इसकी होती है। मतलब पहला है द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफर एनी सेटबैक। मतलब कि जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो किसी तरीके से सफर ना करे। ठीक है, मतलब किसी तरीके की डिफिकल्टी महसूस ना करे हमारा बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकों में कैश नहीं है या लोगों के बीच में कैश और इन सब की चीज़ की त्राई त्राई मची हुई है। दूसरा है दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल। मनी मार्केट क्या रहे, स्टेबल वर्क करता रहे, मतलब उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ना मनी ज़्यादा हो जाए ना मनी कम हो जाए। तो मतलब है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब यहाँ पे यही है कि कमर्शियल बैंक के लिए केवल लास्ट जो लेंडर होता है वो कौन है, आपका आरबीआई। आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है बट बदले में सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है, और साथ ही साथ वो लोन इसलिए प्रोवाइड करती है कि इसलिए कि जो आपका बैंकिंग सिस्टम है वो स्मूथ रन कर सके, बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टीज ना आए, साथ ही साथ मनी मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब ना तो मार्केट में मनी कम हो जाए ना ही मनी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन का मतलब होता है जो कस्टडी में रखते हैं अपने। ठीक है, जब अभी आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे कस्टडी पढ़ेंगे, कस्टडी। तो ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब है कि जो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं उनको अपने कस्टडी में रखती है। मतलब कि जो हमारा कंट्री और दूसरी कंट्री इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहे हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है, जो विदेशी मुद्राओं, विदेशी जो करेंसी हैं उनका जो एक्सचेंज हो रहा है उसके ऊपर कस्टडी को निगरानी कौन रखता है, आरबीआई। आरबीआई प्रॉपर निगरानी रखता है कि कितनी फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है और हमारे यहाँ से कितनी करेंसी बाहर जा रही है, कितनी फॉरेन की सिक्योरिटी हमारे पास आ रही है और कितनी हमारी सिक्योरिटी वहाँ जा रही है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट किया जाता है। तो इसीलिए अगर हम आरबीआई इसको सेट नहीं करेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज आ सकता है। इसलिए आपकी आरबीआई कस्टडी में रखती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज को, जिसके थ्रू वो देखती रहती है कि कितनी सिक्योरिटी हमारे पास आ रही है, कितनी सिक्योरिटी हमारे यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपका मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट, यही चीज़ है। मैनेजिंग फ्लोट रिफर टू द सेल ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि फ्लोटिंग का मतलब यहाँ पे है कि आरबीआई क्या करती है, वो फ्लोटिंग को मैनेज करती है। किस चीज़ की फ्लोटिंग को, सिक्योरिटीज के परचेज और सेल को। मतलब कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के बीच में कितनी सिक्योरिटीज का सेल हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी का परचेज हो रहा है, इस फ्लोटिंग एक्टिविटी को वो मैनेज करती है कि कितना आपका अमाउंट परचेज होना चाहिए, कितना आपका सेल होना चाहिए, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहे, वो स्टेबल बना रहे। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में मतलब ये है कि यहाँ पे आरबीआई सभी बैंकों को क्लियरिंग हाउस फंक्शन का रूप में प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक ए बैंक है, एक बी बैंक है। ए ने चेक ड्रॉ कर दी बी बैंक के ऊपर लोन के रूप में, और बी ने और चेक ड्रॉ कर दी। अब ये चेक कहाँ से होना है, किसी के पास पैसा नहीं है, चेक को कहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, वो अपनी चेक को ले जाकर के आरबीआई के पास जा सकते हैं और आरबीआई से पैसा ला सकते हैं। तो मतलब है कि आरबीआई हेल्प करती है। एक सेकेंड ठीक है, इसके थ्रू क्या है, अगर मान लो किसी बैंक की चेक है, अब बैंक की चेक कहाँ क्लियर करे, कौन सा कर लेगा। अब ए बैंक का दोनों बैंकों के पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो आरबीआई के पास से अपने अकाउंट में चेक को बुला सकती हैं कि अपने जाकर चेक को जाकर लेके जाएंगे और आरबीआई क्या करेगी, उनका जो अकाउंट होगा उसके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। तो मतलब है कि ये क्लियरिंग हाउस के रूप में भी फंक्शन करता है कि बैंकों के लिए जब बैंकों को बहुत जरूरत होती है अपनी सिक्योरिटीज के में पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उन सिक्योरिटी को क्लियर करती है। एंड लास्ट वन है क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब कि जब आपके मार्केट में कितनी मनी की सप्लाई रहनी चाहिए इसका कंट्रोल करती है आरबीआई। कि जैसे इन्फ्लेशन की एक्टिविटी, इन्फ्लेशन का टाइम आ गया,
इन्फ्लेशन आ गया या फिर डिप्लेशन आ गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस करनी होती है, मतलब लोगों के पास पैसा कम करना होता है। जैसे जब पैसा कम हो जाएगा तो लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो महंगाई होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, इन्फ्लेशन है और डिप्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिप्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या किया जाता है, सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जाता है, और डिप्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है। डिप्लेशन में क्या होता है, बहुत सस्ती होती है चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों की इनकम और बढ़ाई जाएगी। जब लोगों की इनकम बढ़ाई जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे, जब ज़्यादा खरीदेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, लोगों के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो डिप्लेशन से, डिप्लेशन का मतलब होता है जहाँ मंदी का दौर चल रहा है, उस मंदी के दौर से रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, लोगों के पास मनी ज़्यादा भेजनी होती है, जिससे कि लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदें और प्राइसेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वो आ जाएंगे फिर स्टेबल रेट पे, अगर उससे भी ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ बन जाता है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन पहुंच जाता है, जब प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं चीज़ों के, और लोगों के पास पैसा, तो क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को कम करना पड़ेगा, मतलब कि लोगों के इनकम को कम कर देंगे, मनी सप्लाई को खींच लेंगे, जिससे लोगों के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग खरीदेंगे, जब खरीदेंगे नहीं तो चीज़ों के रेट क्या होंगे, अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये डाउन होंगे और फिर ये एक रेट पर आ जाएंगे। यही चीज़ है, ये दोनों ही चलता रहता है, डिप्लेशन और इन्फ्लेशन। जब ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं तो इन्फ्लेशन पहुँचने लगते हैं, जब कम खरीदने लगते हैं तो डिप्लेशन की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही हमें रखना होता है। तो आरबीआई क्या करती है, वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, वो ऐसा कंट्रोल बना के रखती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इन दोनों के बीच में रहे। अगर इन्फ्लेशन पहुंच गई तो उसको नीचे लाती है, और डिप्लेशन पहुंच गई तो इसको ऊपर लाती है। बस इसको लाती कैसे, सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू, कि अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा कर देगी तो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, डिप्लेशन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर डिप्लेशन से हमें ऊपर लाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ मनी को ज़्यादा कर देते हैं। और जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है, अगर हमें नीचे लाना है तो हम क्या करते हैं, मनी को खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल को करती है। साथ ही साथ और भी प्रोसेस हैं कि कैसे वो क्रेडिट को कम कर सकती है, कैसे लोगों के पास से पैसे को वापस ला सकती है, कैसे लोगों के पास पैसा को बेच सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है, लोगों के पास अपनी रेगुलेशन बना सकती है कि CRR का रेट बढ़ा सकती है, SLR का रेट बढ़ा सकती है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कम कर सकती है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बढ़ा सकती है। ये सब डिटेल हैं, ये डिटेल आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें बताऊंगा क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर जो डाउट होता है आप हमसे पूछिएगा।